सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। तो जिन लोगों ने लेक्चर 2 एंड 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही मेरे चैनल में एक बार आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। मैंने 10th का मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और लेक्चर के दौरान ही नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होगा। और आप नोट्स नहीं बना पाते हो तभी मुझसे पीडीएफ फॉर्म में लो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब भी मैं स्लाइड चेंज करूं तभी आप लोग वो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो। आपका एक्टिव स्टडी होगा और आपको याद होते चलेगा चीज। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार शॉर्ट समराइज पढ़ लेते हैं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या देखा था। सो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग के सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका यूज देखा, फिर उसके फंडामेंटल्स को देखा, फिर हम लोगों ने चार्ज देखा, चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने लगे तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखा था। यानी सर्किट क्या होता है, एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज लगे हों और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, यानी कि ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्किट डायग्राम को देखा था। तो सर्किट डायग्राम में बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग जब डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को आसानी हो। फॉर एग्जांपल आप ये इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते रहोगे, तो इसको आसान करने के लिए इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया सिंबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगते हैं उसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर फिर 2 में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। आखिर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे ही थोड़े फ्लो हो जाएगा, उसको कुछ हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ हम लोग को वर्क डन देना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को देखा हम लोग सेल के माध्यम से। कंडक्टर में जब सेल कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे चार्ज का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो चार्ज है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। उसी के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में देखा था। ओम्स लॉ में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि जो ये करंट है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा जब हम यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी कंडक्टर के क्रॉस बढ़ा दें तो आई भी बढ़ जाएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी आई के। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोगों ने इसी में कंटिन्यू किया था ओम्स लॉ में। फिर हम लोगों ने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इसके जगह एक कांस्टेंट टर्म आर आया था, जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहा। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का जो कहता है कि मेरे थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करे, यानी कि ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट एक एक्टिविटी किया हुआ था। उस एक्टिविटी हम लोगों ने देखा कि जो रेजिस्टेंस है डिफरेंट कंडक्टर का अलग अलग होता है, यानी कि सिल्वर का वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा, कॉपर का वायर होगा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा। सो फाइनली अब यहां तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। सो व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे जो वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का प्रॉपर्टी, जिसपे जो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देता है, उसके फ्लो को अपोज करता है। तो फाइनली इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि किन किन फैक्टर पे जो ये रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के से पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम लोग को क्लियरिटी मिल जाएगा कि आखिर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर उनके बाद हम लोग ये 4 मेनली फैक्टर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे जिसपे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक रेजिस्टिविटी न्यू टर्म आएगा वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक्स है, जिसमें ओम्स लॉ का जो बेस पे है उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी के बेस पे होंगे और फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग नोट्स अपना बना रहे होंगे और अच्छे से उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए लेक्चर के दौरान, क्योंकि वो बेस्ट होगा। नोट्स आप लेंगे पीडीएफ फॉर्म में, वो फिर आपको लिखना नोट डाउन करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मेरा ये स्लाइड खत्म हुआ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए उसी टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिफेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 12.3 करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक्स है। मैं ये लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ता हूँ, आपको सिंपली समझाता हूँ क्या करना है। ठीक, पहले आप यहाँ पर एक सेल लोगे,
सेल लेगे, सर्किट का सेटअप करोगे, उसमें आप एक एम मीटर लगाओगे, ठीक, एक स्विच लगाओगे, प्लग की लगाओगे, ठीक है। और यहां पर मान लो ये अभी एक वायर जो कनेक्ट किया है ये एक्स एंड वाई पॉइंट है, पहले खाली है, ठीक। अभी आप समझो यहां पर वायर कनेक्ट नहीं किया है, ठीक। अब यहां पे हम लोग को 4 कंडीशन अप्लाई करना है। एक हम लोग को नाइक्रोम वायर लेना है, एक नाइक्रोम वायर लेना है जिसका लेंथ एल होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। आई रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट केस हम लोग को एक वायर लेना है जिसका लेंथ एल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, यानी कि उसका मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस, मोटाई, कितना मोटा, उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, ए से करते भी हैं, ठीक। तो पहला केस में हम लोगों ने नाइक्रोम का वायर लिया, उसका लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक। उसके बाद इस एक्स और वाई के पॉइंट में हम लोगों ने इसको देखो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम लोग को एम मीटर का रीडिंग लेना है, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया और एम मीटर का रीडिंग लिया, ठीक। उसके बाद दूसरा कंडीशन में हम लोग को यही नाइक्रोम का वायर, आई रिपीट माई सेल्फ, यही नाइक्रोम का वायर लेना है, बस हम लोग को इसके लेंथ को डबल कर लेना है। यानी इनिशियल में लेंथ एल था तो हम लोग केस 2 में उसके लेंथ को डबल कर लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद इसको हटा के उसको हम लोग 12 वाले लेंथ को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे और एम मीटर का रीडिंग लेंगे, ठीक। दूसरा केस ये हो गया। फिर तीसरा केस हम लोग को क्या करना है, तीसरा केस में हम लोग को लेंथ एल ही रखना है और उसके क्रॉस सेक्शनल जो एरिया ए है उसको हम लोग को 2a कर लेना है, ठीक है। और नाइक्रोम का ही वायर रहेगा, ठीक है। इस तीनों केस में नाइक्रोम का वायर है, ठीक। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया था, लेंथ को सिर्फ बढ़ा दिया था, और जो थर्ड केस है इसमें अब हम लोग क्रॉस सेक्शनल को बढ़ा रहे हैं और लेंथ को एल ही कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करना है और एम मीटर का रीडिंग लेना है, ठीक है। इतना कर लिए, 3 कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आया। और फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, हम लोग को नाइक्रोम का वायर नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग को लेंथ सेम लेना है, जितना बड़ा नाइक्रोम का वायर है उतना ही बड़ा ये भी हम लोग को वायर लेना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए होना चाहिए। लेकिन ये नाइक्रोम का वायर ना लेकर हम लोग को ये कॉपर का वायर लेना है, ठीक है। यहां पर हम लोग मटेरियल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। 4 कंडीशन हो गया। अब चलिए, ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे, ठीक। तो it is observed that the ammeter reading decreases 1/2 when the length of wire is double। हम लोग ऑब्जर्व किए, जब हम इनिशियल में तो एल था लेंथ और ए था क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब हम लोगों ने इसके लेंथ को 12 कर दिया, यानी एल से हम लोगों ने 12 कर दिया लेंथ को, तो हम लोग क्या देखें, जो एम मीटर का रीडिंग है वो घट जा रहा है, यानी कि हाफ हो जा रहा है। एम मीटर का रीडिंग यानी करंट घटने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इनवर्सली है। तो यहां पर जब हम लोगों ने लेंथ को बढ़ाया तो करंट घट जा रहा है, ठीक है। करंट घटने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी हम लोगों ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया, जब हम लोगों ने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द एम मीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ यूज्ड इन सर्किट। अब सेकेंड केस हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं लेंथ तो एल कर देते हैं फिर हम लोग, ठीक है। और जो ये क्रॉस सेक्शनल है इसको हम लोग 2a कर देते हैं, यानी कि सिर्फ हम लोग लेंथ को नहीं चेंज करके उसके मोटाई को बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग मोटाई को बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, जो करंट है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है घट जाता है। करंट बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो दूसरा कंडीशन में हम लोग ने ये ऑब्जर्वेशन किया। फिर थर्ड कंडीशन देखते हैं, ए चेंज इन एमीटर रीडिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज्ड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। अब दूसरा कंडीशन याद है आप लोग को, तीसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने नाइक्रोम के वायर को बस चेंज किया था, यानी कि मटेरियल को चेंज किया था, लेंथ उसका भी एल था और क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अब इसमें जब हम लोगों ने रीडिंग लिया तो इसमें भी जो है एमीटर का रीडिंग डिफरेंट आया। किससे डिफरेंट आया, नाइक्रोम वायर के लेंथ एल और ए वाले, यानी कंडीशन 1 से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ने 3 कंडीशन को कंसीडर किया। पहला, लेंथ अगर हम लोग बढ़ा दें
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और हम लोग लेंथ को सेम रखें और मोटाई को बढ़ा दें, मोटाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर मोटाई को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक, और तीसरा चीज मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, अगर अलग अलग मटेरियल रखें तो करंट भी उसके थ्रू अलग अलग अमाउंट में फ्लो होगा। ठीक है, सो कंक्लूड इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस, मोटाई, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि वो मटेरियल किस नेचर का है। ठीक है, क्या चीज का, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो इन तीन चीज पे मेनली डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर का फैक्टर है जो कि हम लोग को 12 में अच्छे से पढ़ना है, 11-12 में, लेकिन मैं उसको एक लाइन में आपको समझा दूंगा, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सो पहला हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, आखिर इस पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर इज, उसको शुरू करने से पहले चलो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपके कंडक्टर का दिखा देता हूं। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये मटेरियल यानी किस मटेरियल का ये है, एल्युमिनियम है, कॉपर है या अलॉय है, कुछ भी है यानी मटेरियल। ठीक, यहां से यहां तक इसका ये लेंथ है और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया ये यानी कि ये कितना मोटा है। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर तो हम जानते हैं गिवन टेम्परेचर जो भी टी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखते हैं, तो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये तो हम लोगों ने एक्टिविटी से भी कंक्लूड किया था। जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है जब किसी भी कंडक्टर के हम लोग लेंथ को उसको बढ़ा दे, तो दिस मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा दें और लेंथ को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसके बेसिस पे क्या हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसके थ्रू करंट कम फ्लो होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस करंट के। ठीक है, अब दूसरा, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस यानी कि मोटाई पे कैसे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई के, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अगर हम लोग मोटाई को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। दिस मींस आर विल बी डिक्रीज इन इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के एरिया को हम लोग बढ़ा दें तो उसके थ्रू रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो इस बेसिस पे क्या हम लोग एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि लेंथ यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये इक्वेशन इसको हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने नेचर ऑफ मटेरियल भी एक्टिविटी में देखा था, तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि आयरन का है कि सिल्वर का है कि प्लेटिनम का है, क्या चीज का है उस पर भी डिपेंड करता है। इसको हम लोग आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी टेक सिमिलर वायर सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ कॉपर एंड नाइक्रोम, हम लोगों को 2 वायर लिए, ये एक वायर और ये 2 वायर, इसका भी लेंथ जो है एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस वायर का भी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दोनों का लेंथ सेम है, थिकनेस भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ठीक है। ठीक, ये है मान लो कॉपर यानी कि Cu है और ये मान लो नाइक्रोम है। ठीक है, NiC, मतलब ये मान लो डॉट 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 कर लो। ठीक है, ये कॉपर है और ये नाइक्रोम का वायर है, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ठीक, we will find that resistance of copper is 60 times less than nichrome। हम लोग जब ये 2 कंडक्टर को लेंगे सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल, एक अगर कॉपर एक अगर नाइक्रोम होगा तो जो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा वो 60 गुना कम होगा, जो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा वो 60 गुना कम होगा नाइक्रोम के रेजिस्टेंस से। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मटेरियल है यानी कि किस मटेरियल से बना हुआ है वो कंडक्टर, उस पर रेजिस्टेंस कितना ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, दिस शोज
रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये हम लोग को दर्शाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 हम लोगों ने जो माना हुआ था उससे हम लोग उसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हम लोग इन दोनों के जगह पे लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही ना हम लोगों ने दो चीज को कंक्लूड किया था, ठीक। अब ये जैसे कि ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनल का साइन था वो हटा था तो कांस्टेंट टर्म रेजिस्टेंस आया था, यहां पर भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इसके जगह R इज इक्वल टू आएगा रो L अपॉन A, ठीक है। ये अब रो क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक। अब वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जो ये रो है, जो ये कांस्टेंट साइन आया है, ये कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसके जगह पर आया है और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये एक रेजिस्टिविटी है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे पढ़ते हैं। वायर used in electric circuit made up of different materials and different materials have different values of resistivity। जैसा कि जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है। फॉर एग्जांपल कोई सिल्वर का बना होगा तो कोई कॉपर का बना होगा, किसी में सिल्वर का वायर यूज हुआ, किसी में कॉपर का वायर यूज हुआ। तो ये जो डिफरेंट मटेरियल है इनके डिफरेंट रेजिस्टिविटी के वैल्यू होते हैं, यानी कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो से रेजिस्टिविटी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इक्वेशन 3 जैसा कि ये हम लोगों ने लाया हुआ था, ये R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, क्या हम लोग यहां से रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला कंक्लूड कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा रो यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R ऊपर L अपॉन A अपॉन L, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो इसका SI यूनिट जैसे कि देखो SI यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसका ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और जो SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो ये यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो ये 1 मीटर से ये स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या फाइनली SI यूनिट आया रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है 1-2 नंबर में। अब ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये किसी भी कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ये जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से सारे टर्म्स समझ में आए होंगे। यहां पर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसको मैं आगे के स्लाइड में समझाता हूं, वो समझना अच्छे से। रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका जो है रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप लोग क्या एक क्वेश्चन आ रहा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, तो समझो इन चीज को। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, यानी कि सब कंडक्टर के पास का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके हम लोग लेंथ को डबल कर दें तो उसका रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी कह रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं अपने वायर का जो रेजिस्टेंस को घटाना चाहता हूं तो मैं उसको मोटा बना दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कॉपर का वायर लिया हूं और उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसको हम मोटा कर देंगे। अगर मैं चाहता हूं कि उस कॉपर का एक वायर है उसका रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो उसके लंबाई को मैं बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि फैक्टर पे कौन डिपेंड करता है। लेकिन अब जो ये रेजिस्टिविटी है ये किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आई रिपीट माई सेल्फ, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के साथ फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। इसको हम लोग 11-12 में पढ़ेंगे अच्छे से। ये भी चेंज होता है, कुछ 2 कंडीशन होते हैं, वो यहां नहीं पढ़ना है। मैं यहां पर बेसिकली एक आपको आइडिया दे रहा था आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। The metals and alloys have very low resistivity in range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. They are good conductor of electricity। जैसा कि जो alloy और जो मेटल होते हैं उनके रेजिस्टिविटी लो होते हैं। रेजिस्टिविटी लो का मतलब क्या है, उनका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी लो यानी रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस लो यानी कि वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होगा और वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। इंसुलेटर लाइक रबर्स एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power
17 ओम मीटर, यानी इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। और एक और यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्वाई जनरली हायर देन द मेटल्स, एल्वाई डू नॉट बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होता है जो वो मेटल का होता है उससे ज्यादा एल्वाई का होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्वाई इज ग्रेटर देन मेटल्स, ठीक है। तो एल्वाई डू नॉट बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर, अगर एल्वाई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हम लोग बढ़ा भी दें तो वो आसानी से बर्न होकर मेल्ट नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। वही जो मेटल होते हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी रीजन की वजह से फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ईटीसी। जैसा कि जानते हैं हम लोग एल्वाई जो है हीट होने के बाद भी वो नहीं ब्रेक होता है। क्यों नहीं ब्रेक होता है? क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन एक आ जाता है कि इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग एल्वाई का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है मेटल के मुकाबले और वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, इसी की वजह से हम लोग एल्वाई का यूज करते हैं। और एक टंगस्टन जो है इट इज ऑलवेज ऑलमोस्टली यूज्ड इन फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो पुराना जमाना का बल्ब होता था येलो कलर का, उसमें आप लोग फ्यूज देखते होंगे, फ्यूज वो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन एल्वाई का बना होता है, वो आसानी से मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां से तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा टर्म टेम्परेचर है, इसको तो इसमें नहीं पढ़ना है लेकिन तब भी मैं इसको समझा देता हूं। सो टेम्परेचर, इसको चलिए समझते हैं। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। दे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी कंडक्टर के हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाएगा, और उसके टेम्परेचर को अगर हम लोग घटा दें तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घट जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो रेजिस्टेंस जब भी ज्यादा होता है तो उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आई होप आपको ये फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे चलते हैं। सो यहां पर हम लोग एक फैक्ट को जानेंगे। तो किसी भी घड़ी यानी कि वॉच के एडवर्टीजमेंट विज्ञापन में हमेशा समय 10:10 ही होता है। आप कोई भी जाओ लेक्चर के बाद गूगल पर सर्च करना वॉच, उस पर आपको टाइम 10:10 ही होगा, ठीक है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आपको ऐसा ही रोज डेली 2 फैक्ट जानना है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही। तो क्या आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, स्टडी विद बीसू को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबा दीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 है, जैसे मैं 4 अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ जो मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, यानी कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके रेजिस्टिविटी के वैल्यू को दिया हुआ है, देखो। और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस वैल्यू। आपको ये वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है। अगर इनका क्वेश्चन में अगर यूज आएगा तो वो एग्जाम पेपर में इनका वैल्यू आपको गिवन भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक चीज और देखो, ये सिल्वर जो है देखो इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है। वही जो पेपर है उसका देखो 10⁻12 है रेजिस्टिविटी, कितना ज्यादा है। तो ये इंसुलेटर है यानी कि बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 12.3, तो एग्जांपल 12.3 को देखते हैं। इसके पहले हम लोग ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो फाइनली ए नंबर क्वेश्चन आखिर क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from 12 volt source if the resistance of ball of filament is 1200 ohm, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हम लोगों ने उसको भी जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके थ्रू उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका फिलामेंट उस इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन होगा। सो हम लोग को आई फाइंड करना है, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आई हमको फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं और ये ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो चलिए V इज इक्वल टू आई आर, इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे। तो V का वैल्यू हम लोग को 220 वोल्ट दिया हुआ है और I हम लोग को फाइंड करना है और R का वैल्यू
1200 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनली इसके बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा 220 और ये जो 1200 है उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इक्वल टू आई, तो फाइनली जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जो आई का वैल्यू है वो आएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पे इसके क्वेश्चन को करने के बाद आप पर आपका ओम्स लॉ पे ग्रिप भी बढ़िया बन गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम ए की तरह है, इसको मैं सोचता हूँ आप लोग बी क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए लेक्चर में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 12.4, तो एग्जाम्पल 12.4 क्या कह रहा है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉन्स ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। एक जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसको हम लोगों ने जब 60 वोल्टेज यानी कि 60 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 4 एम्पियर का फ्लो किया। और उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड केस में क्या किया, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पहला चीज देखो, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू 4 एम्पियर का ड्रॉन हुआ। अब उसको हम लोग उसी हीटर को देखो, यहाँ पर हीटर चेंज नहीं हो रहा है यानी कि रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो उसके थ्रू कितना करंट ड्रॉन होगा, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसको हम लोग ओम्स लॉ के हेल्प से ऐसे रफली भी बता सकते हैं कि ये देखो अब जब हम लोग भी को बढ़ा रहे हैं तो आई भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे तो फिर इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इस हम लोग हीटर का रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस जब फाइंड हो जाएगा तो दूसरे केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग को आई का वैल्यू 4 एम्पियर दे ही दिया हुआ है और उसके बाद जो V का वैल्यू है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ से इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो V का वैल्यू हम लोग को 60 वोल्ट दिया हुआ है, आई हम लोग को 4 एम्पियर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 ओम, ठीक। अब हम लोगों ने उस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हीटर का हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो उसमें अब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो क्या करंट ड्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो केस 2 में हम लोगों ने उसी हीटर में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया यानी कि V को हम लोगों ने डबल कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया और रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा तो वो 15 ओम है, ठीक। अब इस कंडीशन में हम लोग को I को फाइंड करना है तो ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो V हम लोग को 120 वोल्ट हो गया और I हम लोग को फाइंड करना है और R का वैल्यू 15 है तो 120 अपॉन ये 15 हो जाएगा। तो 120 अपॉन 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 यानी I का वैल्यू हम लोग को I का वैल्यू जो है 8 एम्पियर, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल में 60 वोल्ट था, ठीक। और सेकेंड केस में हम लोगों ने उस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट का भी वैल्यू डबल हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको आप रफली भी माइंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 12.5, ये क्वेश्चन एकदम ईजी है और इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया, आप लोग इसको अपने से भी ट्राई करो और मैं सभी क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो आप लोग अपने से क्या करोगे, ठीक है। तो चलो इसको अपने से ट्राई कर लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बार बता ही देता हूं, देखो हम लोग को बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर लेंथ इज 1 मीटर इज एंड 26 ओम रेजिस्टेंस। एक हम लोग को मटेरियल है, एक मेटल का वायर है, उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस जो है 26 ओम है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये सब गिवन है और उसका डायमीटर जो है 0.3 mm का है उस वायर का। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट द गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, यानी कि आप टेम्परेचर को यहाँ पर भूल सकते हो। और पूछा है कि आखिर रेजिस्टिविटी कितना होगा उस मेटल का उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो और उसके बाद इतना ही तो करना है। रेजिस्टिविटी निकालने के बाद जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा वो एनसीईआरटी के टेबल जो मैंने पीछे दिखाया था उससे मैच कराना है और बताना है वो किस एलिमेंट के बराबर आ रहा है, यानी कि किस मटेरियल के बराबर उसका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट गिवन हम लोग को रेजिस्टिविटी निकालना है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है आर एल अपॉन ए। तो हम लोग को रेजिस्टेंस तो गिवन है, लेंथ भी गिवन है, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। एरिया की जगह हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर को पहले मिलीमीटर में तो मीटर में लाएंगे, फिर मीटर में लाने के बाद उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, बाई 2 कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। आर इज इक्वल टू कितना होता है D/2, तो D/2 से ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये फाइनली वैल्यू आ गया तो एरिया हम लोग को निकालने का
का फॉर्मूला पता ही है, किसी भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना हो तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली एरिया आ जाएगा इतना। ठीक है, अब एरिया आ गया, रेजिस्टेंस है और लेंथ है, तो हम लोग रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और ये जो वैल्यू है, ये जो आप जब टेबल से आप मैच करोगे तो ये मैग्नीज के वैल्यू के रेजिस्टिविटी के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक, आपको इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12.6। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए। एक वायर है, उसका जो लेंथ है वो एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक वायर दिया, उसका जो लेंथ है वो एल है, यानी कि एक वायर है, उसका लेंथ जो है एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और जो उसका रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो अब ऑफ हैविंग लेंथ एल अपॉन 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2 है। तो उसी अगर वो जो मटेरियल का जो पहला वाला केस यानी कि केस 1 है, जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 एम्पियर है, उसी सेम मटेरियल का हम लोग वायर एक और लिए और उसका जो लेंथ है उसको हम लोगों ने हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें हम लोग केस 1 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केस 1 में पहले हम लोग रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए, यहाँ रो हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर लेंथ भी ए ही है, एल ही है, और ए भी यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए है। ठीक, और ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 यानी उसमें भी हम लोग को आर फाइंड करना है। तो आर रो तो दोनों में सेम ही होगा, रो हो गया। ठीक, और वहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, तो एल अपॉन 2 है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2a है। ठीक है, क्या इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो ये एल अपॉन ए लिख के इंटू क्या इसके जगह हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 1/4 को हम लोग अलग कर देंगे। ठीक, क्या आप लोग यहाँ पर एक चीज को रिलेट कर रहे हो, यहाँ पर जो है ये इसका वैल्यू कितना के बराबर है, ऊपर देखो ये इक्वेशन 1 में 4 के बराबर है, यहाँ आर का वैल्यू 4 है, वहाँ क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, ये 4 के बराबर है। तो क्या इस सब टर्म के जगह हम लोग 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और सेकेंड केस में R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो चैनल अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस के यहाँ से देख सकते हैं 1 टैप पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो एक बार में यहाँ से सब्सक्राइब टैप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 में। सी यू सून।